Sir, when we consider that the object or consideration is unlawful, हमें कैसे पता चलेगा कि अनलॉफुल है कि लॉफुल है? तो लॉफुल क्या है वो नहीं बताया है, बट अनलॉफुल क्या है ना वो बताया है। लोगों को नेगेटिव चीज पहले समझ में आती है। ओके, तो नेगेटिव वे उन्होंने डिस्कस किया है। तो कैसे लिखा है देखो, विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर lawful and those which are not, that is given by section 23. The consideration or object of an agreement is lawful unless 1 2 3 4 5 6. What do you mean by unless and then 1 2 3 4 5 6? unless word के बाद कि अगर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी यूज हुआ है तो that the agreement is not lawful. And when agreement is not lawful, the contract becomes, type karo, when there is unlawful object and unlawful consideration, the contract becomes void. Contract becomes void. Okay, so void किस सेंस में होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दो लोगों के बीच में किया गया एग्रीमेंट forbidden by law है, any agreement made between two parties is forbidden by law, we say there is unlawful consideration and unlawful object. Okay, forbidden by law. Forbidden by law matlab, what do you understand from this statement? What do you mean by forbidden by law? Forbidden by law. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। यस, मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था, देखो बच्चों, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेक। ओके, लॉ के हिसाब से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गैर कानूनी हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं और मयूर सर मिलके स्मगलिंग करेंगे एंड स्मगलिंग करके दोनों आपस में प्रॉफिट बांटेंगे। तो बच्चों ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन हमारे बीच का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से अनलॉफुल है। इट इज फोरबिडन बाय लॉ। सबको मालूम है कि स्मगलिंग करना ये हमारा कानून इजाजत नहीं देता है कि नहीं, ये कानून इजाजत नहीं देता। और जिस चीज को कानून इजाजत नहीं देता, परमिशन नहीं देता, दैट इज ट्रीटेड एज फोरबिडन बाय लॉ। ओके, फोरबिडन बाय लॉ। बच्चों मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा बीच बीच में बोल देता हूँ, बट डोंट टेक इट आइदर वे। मैंने बीच में एक मूवी देखी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अजय देवगन वाज एन एक्टर। आपको कभी यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं एंड वेरी इंस्पिरेशनल ऑल्सो। उसमें एक अजय देवगन का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि मैं वो सारी चीजें करता हूँ जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, मैं वो नहीं करता हूँ जिसकी इजाजत मेरा जमीर नहीं देता। ये कोई डायलॉग ऐसा आपके सामने बोलने के लिए नहीं है, बट उस मूवी में उनको एक स्मगलर बताया गया है। स्मगलर उनका ये कहना है कि मैं वो सारी चीजें करता हूँ जिसकी परमिशन कानून नहीं देता, बट आई डोंट डू दैट थिंग्स जिसकी परमिशन मेरी जमीर, मेरी अंतरात्मा नहीं देती। तो वेरी फैंटास्टिक डायलॉग, बट एनीवे दैट हैज नथिंग टू डू विथ आवर लॉ पेपर, इट जस्ट इन इंफॉर्मेशन। ओके, तो बच्चों जहां पर भी आपको लगा कि एनी एग्रीमेंट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी, दैट बिकम्स अनलॉफुल, and unlawful contracts agreements are always void. सेकेंड, बच्चों कब हम बोलेंगे कि there is an unlawful consideration and unlawful object? When the agreement is of such, second point पढ़ो, is of such nature that if permitted it to defeat the provision of any law. बच्चों इंडिया में मेनी प्रोविजंस आर मेड, लॉ इज मेड, अलग अलग तरह के लॉ है। अगर हम किसी एग्रीमेंट को परमिशन दे भी देते हैं, चलो मान लो
कि आप ये एग्रीमेंट करो, लेकिन ये एग्रीमेंट अल्टीमेटली किसी भी इंडिया के किसी भी लॉ को अगर डिफीट कर रहा हो, उसके एग्जिस्टेंस को लेकर वो डिफीट कर रहा हो, उसके प्रेजेंस को लेकर वो डिफीट कर रहा हो, तो बच्चों such contracts are also treated as unlawful. Such agreements are also treated as unlawful agreement and they will become void. भले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो सही हो, लेकिन किसी और एक्ट को वो डिस्टर्ब करता हो तो नहीं चलेगा. गेटिंग दैट एवरीवन? ओके, सो बोलने का मतलब क्या है कि इंडिया के किसी भी लॉ को अगर वो डिफीट कर रहा हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है अगर उसको परमिशन दे दी जाए तो वो इंडिया के किसी भी लॉ को अगर डिफीट कर रहा हो, उसके प्रोविजंस को वो तोड़ रहा हो, कानून तोड़ रहा हो, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट भी अनलॉफुल ही माना जाएगा. ओके, तीसरा फ्रॉडुलेंट नेचर का, किसी को डिसीव करना, किसी को फंसाने के इंटेंशन से आप कोई एग्रीमेंट करते हो, बराबर, या कोई बिजनेस शुरू करते हो कि फंसाना ही है हमको, फ्रॉडुलेंट इन नेचर, तो बच्चों दैट बिकम्स अनलॉफुल. तो क्या क्या अनलॉफुल है? वेयर वी कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर अनलॉफुल, दोस ट्रांजेक्शंस आर गिवन. इसमें से एक भी नजर आया आपको पढ़ते समय या एग्जाम्पल में, तो समझ जाने का कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड, द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. ओके, आप अपने आप समझ जाने का, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. Fourth point, involves injury to a person or property of another. We'll take this in there. It is all given in detail, बच्चों. किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजर करने में फाइनली आपका कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट होता है. If your contract results into injury to a person or property of another person, okay, such contracts are also void because they are unlawful. या तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इमोरल, बच्चों ये वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया था, अनएथिकल, इमोरल. Sometimes court decide what is moral and what is immoral. So if court decides that your agreement is an immoral agreement, it is unethical, against human values, so that will be treated as void contract. And finally, आपका किया गया कॉन्ट्रैक्ट अगर समाज के लिए हानिकारक है, if it is an agreement opposed to public policy, any agreement which is an opposed to public policy, बच्चों that will be treated as unlawful object, unlawful consideration, and contract will be absolutely void, and contract को void ठहरा दिया जाएगा. तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 ये पढ़ने के बाद नीचे शॉर्टकट में क्या लिखा है? In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be underlying unlawful, गैर कानूनी, illegal. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. Final answer void. तो बच्चे ये जो मैंने अभी 1 to 6 पढ़ा ना, यही आपको डिटेल में नीचे दिया है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ दिया है. एंड फाइनली द 6th पॉइंट, एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके भी अलग अलग वैरायटीज उन्होंने दी है. ओके, कौन से एग्रीमेंट को हम कहेंगे समाज के लिए हानिकारक है, तो वो सब हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे. तो बच्चों लेट अस कंसीडर 1 or 2 एग्जांपल्स व्हाट दे हैव गिवन इन योर बुक. In the following examples, the agreement is underlined void, direct void दे दी है, because the objects are unlawful. बच्चों unlawful object ये कुछ examples दिए उन्होंने, देखो, where the purpose of forming contract is in itself void, गलत है. A, B and C entered into an agreement for division among them. Division मतलब sharing of the gains acquired, any profit, or to be acquired by them by fraud. फ्रॉड करेंगे तीनों मिलकर, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे हम तीनों मिलकर, एंड जो भी फायदा होगा फ्रॉड करके उसको आपस में बांट लेंगे. बच्चों ये तीनों के बीच में एग्रीमेंट जरूर है, बट इस एग्रीमेंट का जो मेन आइडियोलॉजी है, ऑब्जेक्ट है,
ये अपने आप में गैर कानूनी है, गलत है, क्रिमिनल है, क्राइम है। इसलिए बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं, मतलब कभी भी वैलिड नहीं होगा, ये हमेशा वॉइड होगा। मैं आपको इसको कहते प्रूव करता हूँ हाउ इट इज वॉइड, मीन्स हाउ इट इज नॉट एनफोर्सेबल। मान लो ए बी एंड सी ने एग्रीमेंट किया कि हम लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा कमाएंगे एंड हम आपस में बांट लेंगे। चलो फ्रॉड किया, पैसा कमाया, लेकिन ए पूरा पैसा लेके भाग गया। अब बाकी बी एंड सी उस पर जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? चलो टाइप करो, केस कर सकते हैं क्या उसके ऊपर? क्यों नहीं केस कर सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फ्रॉड करके पैसा कमा के आपस में बांटना, ये तुम्हारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल है। एंड हमारा कोर्ट अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए नहीं बैठा है, उल्टा बाकी जो दो जाएंगे उनके ऊपर केस हो जाएगा, क्रिमिनल केस, जेल हो जाएगी। ए जब मिलेगा तब मिलेगा, बट बी एंड सी जाकर लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। जिस पर्पस के साथ आपने एग्रीमेंट किया था वो पर्पस ही गलत है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग एग्जाम्पल नंबर 1. Do you want to ask any doubt, student, in example 1? Are you getting my example? Okay. Example number 2. A promises to abandon. So can you type what do you mean by abandon? Anyone? Very good. Abandon मतलब to leave, छोड़ देना. A promises to abandon a prosecution which he had instituted against B for robbery, and B promises in lieu मतलब in place thereof to restore the value of property robbed. The agreement is void as its object, namely stifling of prosecution, is unlawful. बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पढ़ा, यस मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा। किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम्पल 2 का आइडिया समझ में आया क्या हुआ एक्चुअली, व्हाट इज एक्चुअली द केस इन एग्जाम्पल नंबर 2? आई गिव यू 1 minute. यस एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं समझा, क्या समझा आपको? आपको क्या समझा बोलो? व्हाई इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज void because object is illegal? What do you understand exactly from the example? See, बी ने कुछ रॉबरी किया था, ओके कुछ चुराया था सामान, एंड ए को पता है, तो ए को क्या करना चाहिए था एज अ मैन ऑफ प्रूडेंस, कि जाके बी का केस कर देना चाहिए था। उसने केस किया, बरोबर है, लेकिन केस करने के बाद ए एंड बी के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहा है? देखो, ए बी को क्या कह रहा है कि मैं तुमको केस, तुम्हारे ऊपर किया गया केस वापस ले लूंगा अगर तुम चुराया हुआ धन, सामान है ना, मुझे दे दो। तो अगर आप मुझे दे रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर किया गया चोरी का जो इल्जाम है वापस ले लूंगा। तो बच्चे ये दो लोगों के बीच में, अब चोर के साथ तुम ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो तो तुम भी चोरी एक तरह से हुए ना, है कि नहीं? यहाँ आपका गुड इंटेंशंस नजर नहीं आ रहा है ए का, तो ए का प्रॉमिस करना बी को, ये भी तो एग्रीमेंट है। तो बच्चों इस एग्रीमेंट का भी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये गैर कानूनी है, गलत है। एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एक प्रकार से वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों वो जो अपना न्यायपालिका का जो मेथड है ना, प्रोसिक्यूशन सिस्टम है ना, प्रोसिक्यूशन, उसको स्टिफलिंग हो रही है। स्टिफलिंग मतलब उसके साथ खिलवाड़ जैसा हो रहा है।
दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके पीछे का पर्पस ही गलत है। ये क्या मतलब है कि आई प्रॉमिस टू अबेंडन और लीव फ्रॉम प्रोसिक्यूशन प्रोवाइडेड कि आपने जो भी चोरी किया है सामान मेरे पास लाके दे दो। ये क्या मतलब? ये तो न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ हुआ ना, एक तरह से स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन हो गया। एंड जहां पर भी प्रोसिक्यूशन न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता है बच्चों, वो हमेशा गैर कानूनी होता है। आई एम पर्पसफुली यूजिंग हिंदी वर्ड्स। न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता है। स्टिफल मतलब यू आर मोल्डिंग द लॉ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं चलता है। जब चाह केस कर दिया सामने वाले के ऊपर चोरी का, जब चाह केस वापस ले लिया अपने फायदे के लिए। ये क्या मतलब है? तो ऐसा एग्रीमेंट चलेगा नहीं। मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं केस ले लूंगा वापस, तो तुम चोरी किया और सामान मुझे दे देना। बी ने भी एग्री किया, ए ने केस वापस ले लिया। अब आप बताओ, बी ने सामान दिया ही नहीं, तो ए वापस केस कर सकता है क्या बी के ऊपर? नहीं, कोर्ट बस क्लियर कट बोलेगा एक बार केस कर रहे हो, एक बार वापस ले रहे हो, एक बार वापस केस कर रहे हो, तो सेकंड टाइम केस नहीं होगा वही चीज का, है ना? तुम अपने हिसाब से केस कर रहे हो, फिर अपने फायदे के लिए केस वापस ले रहे हो, फिर जो सामने वाला नहीं दे रहा फिर केस कर रहे हो। तो ऐसा ये क्या है? ये स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन अलाउड नहीं है लॉ में। कोर्ट को और कोई काम धंधे नहीं है कि आपका सिर्फ टाइम पास करते बैठे हो लोग, है कि नहीं बच्चों? मैं थोड़ा हिंदी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। पर्पस आप समझ लो मेरा। तो बच्चे ये एग्जाम्पल 1 एंड 2 मुझे लगता है एब्सोल्युटली क्लियर रहने चाहिए। दोनों में कहीं ना कहीं लॉ ने कहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड दैट इज द रीजन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बच्चों, after example number 2, what they have written, see, if you can remember your unit number 1, section 10. Section 10 of Indian Contract Act provides for the legality of consideration and object thereto. Section 23 of the Act also states that every agreement for which object or consideration is unlawful is void. Section 10 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करना है तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। एंड सेक्शन 23 अपोजिट बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बच्चों, सेक्शन 10 एंड 23 दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सेक्शन 10 पॉजिटिव वे बता रहा है आपको, सेक्शन 23 नेगेटिव वे बता रहा है। बात दोनों एक ही कर रहे हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है? The following is an example of agreement which is void because of unlawful consideration. ऊपर unlawful object के examples थे. Now we are supposed to discuss 1 or 2 examples of unlawful consideration. बच्चों, the crux of the discussion is whether in an agreement, in any agreement, whether object is unlawful or consideration is unlawful or both, the contract is absolutely void. ओके, अब अनलॉफुल कंसिडरेशन की क्या एग्जांपल है देखो। ए promises to obtain for B an employment in public service. बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सर्विस? आजकल सबसे सिक्योर जॉब है ये। पब्लिक सर्विस से आपको क्या समझा कॉमन लैंग्वेज में? गवर्नमेंट जॉब। यस, आज के डेट में बहुत ही अट्रैक्टिव है गवर्नमेंट जॉब, आजकल मिलता नहीं है। तो ए बी को क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको 1 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो बच्चों, किसी को जॉब पे लगाना ये गलत नहीं है। किसी को सर्विस पर लगाना गलत है क्या? नहीं, लेकिन पैसे लेकर जॉब पे लगवाना ये गलत है। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? ये काम के बदले पैसा लेना, दिस इज अनलॉफुल, एंड दैट इज व्हाई दे से दिस इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन में अगर कंसिडरेशन है एग्रीमेंट में, तो दैट एग्रीमेंट आल्सो बिकम्स वॉइड।
यहाँ रीजन क्यों बच्चों वॉइड बोला गया, ये गैर कानूनी है? कैन यू एक्सप्लेन यू? रॉन्ग आंसर भी चलेगा। किसी को जॉब पे लगाना गलत तो नहीं है, लेकिन पैसे लेकर किसी को जॉब पे लगाना ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि बच्चों जब आप किसी से पैसे लेकर किसी को सर्विस पर लगाते हो, इसका मतलब राइट प्लेस पर गलत आदमी को डाल रहे हो, या जो डिजर्विंग है उसका सर्विस आप छीन रहे हो। ब्राइब लेके, पैसा लेके, रिश्वत लेकर आप रॉन्ग आदमी को राइट प्लेस पे रख रहे हो। तो यहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है ना, उसके साथ फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो ये गलत है। पैसे लेकर किसी को सर्विस दिलाने का प्रॉमिस करना, ब्राइब लेके किसी को प्रॉमिस करना जॉब दिलाने का, बच्चों ये एग्रीमेंट जरूर है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मानता हूं, लेकिन ये अनलॉफुल कंसिडरेशन का एग्जाम्पल में डालते हुए द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली वॉइड। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एब्सोल्युटली वॉइड बोलेंगे। मुझे ये बताओ, ए ने बी को पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयमेंट दिलाने का प्रॉमिस किया, एंड बी ने क्या प्रॉमिस किया देने का? 1 लाख। अब मुझे ये बताओ, ए ने बी को सर्विस लगा दिया, अपना काम कर दिया, एंड बाद में बी ने जो प्रॉमिस किया था 1 लाख देने का वो नहीं दिया, तो क्या एक केस करेगा कोर्ट में बी के ऊपर कि मैंने इसको जॉब लगाया, इसने 1 लाख रुपया नहीं दिया? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी। पॉसिबल नहीं है बच्चों। कोर्ट बोलेगा अरे ये क्या, कैसा का एग्रीमेंट था? ये किसी का पैसा लेकर जॉब पे लगाना, ये कोई एग्रीमेंट है क्या? बरोबर है? या रिवर्स कर दो, बी ने पैसे पहले दे दिए एंड ए ने कहा मैं इसका बदले जॉब लगा दूंगा, एंड जॉब लगाया नहीं, तो क्या बी केस कर सकता है ए के ऊपर? ये भी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। तो बच्चे ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है, बरोबर है? पूरा पढ़ लेता हूं मैं। A promises to obtain for B an employment in public service, and B promises in return to pay 1 lakh to A. The agreement is void. So final answer, as the consideration thereof is unlawful. Here A is promised to procure मतलब arrange, है ना, to make available. Here A is promised to procure for B an employment in public service is consideration for B's promise to pay rupees 1 lakh. The consideration being opposed to public policy is unlawful. बच्चों इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा गया है, समाज के लिए हानिकारक। एंड रीजन आप समझ गए बच्चों? रीजन समझ गए? मान लो बच्चों आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस बन गए, नाउ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट। एक पोस्ट के लिए आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो क्योंकि इतना मेहनत करके सी एन सी एस बने, लेकिन आपकी जगह कोई टीवाई बीकॉम पास व्यक्ति ने 10 लाख रुपए देकर वही जॉब खरीद लिया, तो ये गलत आदमी सही प्लेस पे चला गया। अब वो पता नहीं क्या बैंड बजाएगा उस पोस्ट का। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीएस वो जगह पे होता तो अच्छे से अपने जॉब को कर पाता।
अपने काम को कर पाता, देश का डेवलपमेंट होता। तो यहाँ पर देश की डेवलपमेंट को धोखा होता है बच्चे, समाज के लिए हानिकारक लोग होते हैं ऐसे, जिनको 1 रुपए का नॉलेज नहीं रहता, जो फिट नहीं रहते वो काम करने के लिए, लेकिन पैसा देकर, ब्राइब देकर वो काम पर वो लग जाते हैं। एंड जो डिजर्विंग व्यक्ति रहता है, जो काम बहुत अच्छे से कर सकता है ना बच्चों, वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। इसलिए बच्चों ऐसे एग्जाम्पल्स को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा गया है, समाज के लिए हानिकारक। ओके, तो बच्चे ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने शुरुआत की है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वैलिड। ओके, अगर मैं कहूँ लॉफुल ऑब्जेक्ट है लेकिन अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो भी वॉइड, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है तो भी वॉइड। दोनों में से कुछ भी अनलॉफुल रहा तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, याद रखें। अब ऊपर जो हमने 1 2 3 4 पढ़ा था ना बच्चों, वही उन्होंने पैराग्राफ वाइज एक बार वापस दिया है। ओके, ये एक्चुअली रीडिंग मटेरियल है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हम लोग को। आइडिया मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, बट जस्ट स्टिल मैं जस्ट थोड़ा आइडिया देकर आगे बढ़ता हूँ। अंडर सेक्शन 23 of Indian Contract Act, in each of the following cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. बच्चों ऊपर अभी हमने पढ़ा था ना 1 2 3 4 5 6, वही है देखो। फर्स्ट, when consideration or object is forbidden by law, बराबर है बच्चे, ये आप लोग घर पे रीड कर लेना, नीचे एग्जाम्पल वगैरह है। ओके, सेकेंड, where the consideration or object defeats the provision of law, defeats the provision of law. ओके, आप दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको शायद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो सही भी लगे, लेकिन हो सकता है कोई और एक्ट उससे डिस्टर्ब हो रहा हो, आपके किए गए कॉन्ट्रैक्ट से कोई और इंडिया का लॉ डिफीट हो रहा हो, या वो एक तरह से डिस्टर्ब हो रहा हो या अफेक्ट हो रहा हो, तो कोर्ट ऐसे भी एग्रीमेंट्स को मना कर देगा बनाने से, एंड अगर आपने कर भी दिया तो इसको वॉइड ठहरा देगा, बिकॉज समवेयर अराउंड कि आपका किया गया एग्रीमेंट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ और टाइम बीइंग प्रेजेंट इन द लॉ। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया कि गुटखा बैंड है, गुटखा पान मसाला बैंड कर दो, उसके बाद भी आप वो सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, इसका मतलब आप हमारे इंडिया का एक प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ प्रोविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, देयरफॉर आपका किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होगा ना बच्चों। कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं करेगा, बिकॉज समवेयर अराउंड आपका किया गया एग्रीमेंट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ओके, तो बच्चों अंदर का मटेरियल मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वो आप लोग अभी रीड कर लेना अपने हिसाब से। ओके, नेक्स्ट, तीसरा बच्चों, व्हेन वी से द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, when we say the consideration and object is unlawful, when 2 or more persons makes any agreement to defraud others. When I use the word to defraud others, what do you mean by that? To defraud others. Are you getting my language? बच्चों सुनाई दे रहा हूं मैं, आवाज आ रही है? टाइप करो। यस, आवाज आ रही है ना मेरी बच्चों? ओके, ठीक। तो बच्चों, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, एनी एग्रीमेंट विच इज बेस्ड ऑन फ्रॉड, विच प्रमोट्स फ्रॉड, जो ऐसा एग्रीमेंट जो थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से बना है, समझ लेने का ये सारे एग्रीमेंट्स लॉ वॉइड ठहरा देगा। लिखा है देखो, ये मैं रीड करता हूँ, सिंपल है। एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड, you have to remember this line, to promote fraud,
are void. For example, an agreement for sale of goods for the purpose of smuggling them out of country is void, and price of these goods so sold cannot be recovered. बच्चों, मैंने स्मगल्ड किए हुए गुड्स आपको सेल किए, स्मगल्ड किए हुए गुड्स आपको सेल किए, ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, मैंने बेचा, आपने कहा 2 दिन बाद पैसे देता हूं। अब 2 दिन बाद आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं क्या? केस कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि बच्चों, मैंने जो सामान बेचा है, बरोबर है, वो फ्रॉड करके मैं खुद ही लाया हूं, देश से धोखा करके लाया हूं, स्मगलिंग के गुड्स हैं, ये कोई लीगल गुड्स नहीं है, इलीगल गुड्स हैं। तो अगर मैंने आपको स्मगल्ड किया हुआ गुड्स बेच दिया एंड आपसे पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो पैसा रिकवर करने के लिए मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता लीगली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी वॉइड है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया। आपका दिया हुआ कंसिडरेशन अगर किसी इंडिया के किसी भी रूल को फिलहाल जो टाइम बीइंग प्रेजेंट है उसे डिफीट कर रहा हो, तो बच्चों आपका ये कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होगा। नॉट ओनली डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन इंडिया बट एनी रूल इन इंडिया। इंडिया का कोई भी रूल वो अगर आपका दिया हुआ कंसिडरेशन तोड़ रहा है, अनलॉफुल है, बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, फिफ्थ वन, when the consideration involves injury to a person or property of another. ओके, इंजुरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। बच्चों, जैसे कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, देखो ये इंजुरी टू द पर्सन वाला एग्जांपल होगा। बच्चों, फॉर एग्जांपल आई एम अ जमींदार, आपको पैसे की जरूरत है, आप मेरे पास आए पैसा लेने के लिए, लोन, कर्ज, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको पैसा दूंगा, बराबर है, एंड ये जो लोन मैं दूंगा इसके ऊपर आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात तो वो गलत हो गया, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सेकेंड, जब तक आप लोन मुझे नहीं पे कर देते पूरा, तब तक आप वो लोन जब तक रीपे नहीं होता है, बरोबर है, या वो लोन आप फ्यूचर में रीपे नहीं कर पाते हो, तो उसके बदले आप मेरे घर पे आके 7-8 घंटे मैन्युअल लेबर का काम करोगे। जब तक मेरा लोन रीपे नहीं होता तब तक आप मैन्युअल लेबर के तौर पर मेरे घर पर फ्री में काम करोगे, यानी मैं मेरे लोन पे इंटरेस्ट भी लगाऊंगा, एंड जब तक मैन्युअली काम करके मेरा लोन आप रीपे नहीं कर देते है ना, तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो बच्चों, मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं पहली बात तो यहाँ पर स्लेवरी को बढ़ावा दे रहा हूँ। इट इज एज गुड एज मैं स्लेव्स तैयार कर रहा हूँ, गुलाम। एक तरफ से मैं मेरे लोन पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाते जाऊंगा जिससे लोन बढ़ते जाएगा, एंड आप अगर रीपे नहीं कर पा रहे हो तो उसके बदले आपको मेरे घर पे आके काम करना पड़ेगा। ये जो एग्रीमेंट मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ या किया है बच्चों, ये अपने आप में एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू इंजुरी टू द पर्सन। जब मैं आपको कहता हूं कि 8 घंटे आके मैन्युअली मेरे घर पे काम करना है आपको, जस्ट टू रिपे योर डेट, तो ये काम करते समय आपको तकलीफ होगी, इट विल बी इंजुरी टू द पर्सन। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच रिजल्ट्स इनटू इंजुरी टू ए पर्सन, बच्चों हमारा कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी वैलिड नहीं ठहराएगा, बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू इंजुरी टू ए पर्सन। यहाँ पे जो कंसिडरेशन के तौर पर मैं मांग रहा हूं, इट विल रिजल्ट इनटू इंजुरी टू द पर्सन। ओके, कहीं कहीं ये स्लेवरी को बढ़ावा दे रहा है। बच्चों, अगर ये समझना है आपको
तो एग्जाम्पल उसमें 1 एंड 2 लिखा है, देखो 5वें पॉइंट में 1 एंड 2 लिखा है, उसमें 2 मैं पहले पढ़ता हूँ, पढ़ो 2 क्या लिखा है। ए प्रोमिसेस बच्चा आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो बच्चा आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है। हाँ बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ए प्रोमिसेस टू रीपे हिज डेप्ट। डेप्ट समझते हो ना, कर्ज लिया है जो। ए प्रोमिसेस टू रीपे हिज डेप्ट बाय डूइंग मैन्युअल लेबर डेली फॉर अ स्पेशल पीरियड and agrees to pay interest at exorbitant rate, higher rate in case of default। यानी लोन के बदले A is promising to do some manual labor against repayment of loan। तो बच्चे ये मैनुअल लेबर करना विल बी इंजुरी टू दैट पर्सन। कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट ऐसा है वेयर इट रिजल्ट्स इनटू इंजुरी टू द पर्सन। Here, A's promise to repay by manual labor is consideration for the loan, and this consideration is illegal as it is imposes what in substance amounts to slavery on the part of A। Slavery समझते हो ना, गुलामगिरी। मैं लोन लेकर आपसे, आपको वो लोन आपके घर पे काम करके रिपे करूंगा। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन समवेयर अराउंड यहाँ स्लेवरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड स्लेवरी नाउ हैज बीन एबॉलिश्ड इन इंडिया, इट इज इलीगल इन इंडिया नाउ। तो ऐसे प्रकार के अगर एग्रीमेंट्स दो लोगों के बीच में हो रहे हैं where the consideration results into injury to a person, then such agreements will be avoided by the court। Okay बच्चों, it will be avoided by the court। In the other words, the consideration involves injury to a person of A, the consideration is illegal। Here the objective too is illegal as it seeks to impose slavery which is opposed to public policy। And finally बच्चों, what is the result of this contract? Hence the contract is void। बच्चों टाइप करके जरा रिस्पांस दो। आर यू गेटिंग एग्जांपल नंबर 2? अच्छा, आर यू गेटिंग दिस एग्जांपल नंबर 2 और यू हैव एनी डाउट? यस। बट बच्चों पॉइंट नंबर 5 का हेडिंग पढ़ेंगे आप, तो 5 में लिखा है व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन। आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट, इंजुरी टू द पर्सन। बट एक और लिखा है उधर, क्या लिखा है? और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अनदर, अनदर मतलब थर्ड पार्टी। How I am going to explain this? Try to get this point। Property of another। बच्चों you tell me, चेतन भगत का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। He is writing very sensational novels। चेतन भगत, जिनके बुक पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। थ्री इडियट्स बना है, बराबर है, बहुत सारी मूवी बनी है। चेतन भगत, बच्चों चेतन भगत ने फॉर एग्जांपल एक नॉवेल लिखा है। अब चेतन भगत ने जो नॉवेल लिखा है वो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। डू यू एग्री विद दिस? उसने वो लिखा है ना उसके दिमाग से, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो। कोई भी नॉवेल जो चेतन भगत ने लिखा है वो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन करण जौहर क्या करता है? करण जौहर उसके नॉवेल पर कोई मूवी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी डायरेक्टर या एक्टर लोग के साथ मिलके। उसको पूछे बिना, चेतन भगत की परमिशन लिए बिना उसके नॉवेल के बेस पर एक मूवी बनाने जा रहे हैं। तो ये मूवी बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लगता नहीं इट रिजल्ट्स इनटू इंजुरी टू ए प्रॉपर्टी ऑफ चेतन भगत? रिस्पॉन्स दो।
इनको पूछना चाहिए कि नहीं चेतन भगत से, परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं? ये बिना परमिशन लिए उसकी लिखी हुई नॉवेल पर मूवी बना रहे हैं, गलत है कि नहीं? तो यहाँ पर करण जौहर जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है ये मूवी बनाने का, वो सब एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर द कंसिडरेशन रिजल्ट्स इनटू इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। थर्ड पर्सन के किसी कॉपीराइट को वायलेट कर देना, थर्ड पर्सन की किसी बुक को कॉपी कर लेना, थर्ड पर्सन के किसी पेटेंट राइट्स को उसके परमिशन के बिना यूज कर लेना या उसका एग्रीमेंट करना, बच्चे ये अपने आप में गलत हो है। आप किसी और की प्रॉपर्टी को लेकर कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उसके परमिशन के बिना? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना गया है। एंड फाइनली बच्चों एग्जांपल नंबर 1 रीड करते हैं, क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। 2 तो हमने पढ़ लिया, आपने बोल दिया 2 सर समझ में आ गया है हमको। अब 1 में क्या लिखा है? एन एग्रीमेंट टू प्रिंट, an agreement to print a book in violation of another's copyright is void. बच्चों what do you mean by violation? सुना होगा आपने, FYJC SYJC में सुना होगा, I know that. Violation मतलब ब्रेक किया। बरोबर है बच्चों? मान लो बुक गिरीश गुप्ता ने लिखी है, अब गिरीश गुप्ता के परमिशन के बिना ही कोई पब्लिशिंग हाउस अगर उस बुक को प्रिंट करने का किसी और कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है तो गलत हो गया कि नहीं? प्रॉपर्टी किसी और की, एग्रीमेंट कोई और कर रहा है। तो जो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं मेरे बुक को लेकर, उनका किया गया आपस में एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट। किसी का कॉपीराइट वायलेट कर रहे हो आप, फॉलो नहीं कर रहे हो। As the object is to cause injury to the property of another, it is also void as the object of agreement is forbidden by law relating to copyright. बराबर, ये ऐसे भी गलत है एंड आई थिंक कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो भी गलत है। जब बच्चों कोई चीज मैंने इन्वेंट की है तो वो मेरा, उस पर मेरा हक बन जाता है, वो मेरा कॉपीराइट हो जाता है। अब आपको इस्तेमाल करना है तो यू टेक परमिशन फ्रॉम मी बाय पेइंग मी सम गुडविल अमाउंट, by paying me some royalty। बिना रॉयल्टी दिए, बिना मेरी परमिशन लिए मेरी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? और अगर ऐसा करने का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट अपने आप में गैर कानूनी बन जाएंगे। इट इज एब्सोल्युटली वॉइड, इट इज एब्सोल्युटली वॉइड। तो बच्चों आई थिंक जो पॉइंट नंबर 5 की हेडिंग आप देख रहे हो, when consideration involves injury to the person or property of another, आई थिंक दोनों एग्जांपल्स हमने जस्टिफाई कर लिए। मेरे हिसाब से मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको बता दिए। इज दैट ओके बच्चों? तो अब तक हमने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन में बच्चों 5 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं सेक्शन 23 के हिसाब से। When we say there is unlawful consideration and unlawful object, when the contract is caused, when the contract and agreement is forbidden by law, when it is of such nature that if permitted to defeat the provision of any law, fraudulent, injury to the property of person or property of another person or property of another person. Okay, so 5 to 6 points I have already discussed and 6th point जो लिखा है बच्चों वो भी मैंने, याद होगा तो डिस्कस किया था कि दो लोग के बीच में जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो भी इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब अनएथिकल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज। ओके, if it against human values then the consideration will be treated as unlawful and contract becomes
वॉइड, बराबर है। एक लैंडलॉर्ड है, उसने जानबूझकर अपना घर किसी प्रोस्टिट्यूट को दे दिया वहां पर बिजनेस करने के लिए। बच्चों, द वर्ड प्रोस्टिट्यूट, आई होप यू अंडरस्टैंड। बराबर, प्रोस्टिट्यूट मतलब जो देह व्यापार करते हैं ना, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सेक्स वर्कर्स, शरीर बेचते हैं अपना, प्रोस्टिट्यूट्स। फिल्मों वगैरह में कभी कभी तो सब थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, दिखता है प्रोस्टिट्यूट्स, बराबर है। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जिसको हम कहते हैं, चार्जिंग मनी, ओके। तो एक लैंडलॉर्ड को पहली बात तो अपना जो मकान है ऐसे काम के लिए देना नहीं चाहिए। गलत तो लैंडलॉर्ड ही कर रहा है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लैंडलॉर्ड का अपना घर किसी प्रोस्टिट्यूट को धंधा करने के लिए देना, यह अपने आप में इमोरल है। डू यू एग्री विद दिस? फर्स्ट यू रिएक्ट ऑन माय आंसर क्वेश्चन। किसी भी लैंडलॉर्ड को अपना घर ऐसे काम के लिए देना जहां पर सोसाइटी है, लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ऐसे काम के लिए देना, यही बच्चों अनएथिकल था, इमोरल था। आपकी बड़ी सोसाइटी है, बिल्डिंग में अगर कोई अपना फ्लैट ऐसे काम के लिए भाड़े पर दे तो बच्चों आपको लगता नहीं आपकी सोसाइटी ऑब्जेक्शन उठा लेगी? उठाना भी चाहिए, ठीक है। इन लोगों की एरिया, इन लोगों की जगह अलग होती है। जहाँ बच्चों कम्युनिटी रहती है, सोसाइटी रहती है, वहां पर ही ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। लेकिन लैंडलॉर्ड खुद ही गलत काम कर रहा है, अपना जगह प्रोस्टिट्यूट को दे रहा है वहां पर बिजनेस करने के लिए। अब मुझे ये बताओ, कल को ये प्रोस्टिट्यूट वहां जो बिजनेस कर रहा है या कर रही है, उसने अगर रेंट देने से मना कर दिया, लैंडलॉर्ड को रेंट देने से ही मना कर दिया, तो क्या लैंडलॉर्ड जाकर इस पर केस कर सकता है क्या? अपना रेंट रिकवर करने के लिए कोर्ट में जाके केस कर सकता है क्या? नहीं बच्चों। क्यों? तो लैंडलॉर्ड ही गलत है। उसने जो एग्रीमेंट किया ये सब काम के लिए, यही गलत था, अनएथिकल था, इमोरल था। यहाँ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट दोनों गलत था। तो वो लीगली अपना रेंट रिकवर कर ही नहीं सकता वहां से। ट्राई टू गेट दैट पॉइंट बच्चों। लीगली द रेंट कांट बी रिकवर्ड। वहीं पर अगर कोई फैमिली रहती है रेंट पर, बरोबर है, कोई फैमिली, अच्छी फैमिली रहती है ना, वो रेंट नहीं देती, तो क्या लैंडलॉर्ड उसके ऊपर केस कर सकता है क्या रेंट रिकवर करने के लिए? ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड है, लीगल है, तो केस करना भी लीगल है, मुझे अलाउड है। बट कोई ऐसे काम के लिए आपने एग्रीमेंट दिया है जो अनएथिकल हो, इमोरल हो, अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज हो, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा लॉ कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा। आपने जिस हिसाब से उनको दिया है ये भाड़े पर, गैर कानूनी तरीके से, वो गैर कानूनी तरीके से ही वसूल कर लो। आपको कोर्ट किसी भी हालत में मदद नहीं करेगा ये पैसा रिकवर करने के लिए। तो बच्चों टोटल 6 पॉइंट्स आई हैव कवर्ड। Tomorrow I will be discussing that example number 2 by revising again 5 to 10 minutes whatever I have discussed today. Okay, so do you have any doubts? Have you? हाँ बोलो। So I stop my lecture, तो तब तक किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो तब तक। हाँ साहब, डाउट पूछो। बाकी बच्चों को भी डाउट है तो टाइपिंग चालू कर दो। सभी को डाउट क्या सर, अगर लैंडलॉर्ड ने रेंट रिकवर करने के लिए कोर्जन यूज किया तो वो लीगल होगा क्या? नो। मैंने क्या बोला अभी? आपने गैर कानूनी तरीके से जब अपना घर भाड़े पे दिया है तो आप कोई भी गैर कानूनी के तरीका यूज करो ना रिकवर करने के लिए, लॉ को उससे कोई लेना देना नहीं है, कि नहीं? तुमने जब किसी प्रोस्टिट्यूट को अपना घर दे दिया है धंधा करने के लिए,
एंड वो अगर रेंट नहीं दे रही है तो आप कोर्ट में उसको खींच नहीं सकते रेंट रिकवर करने के लिए। तो आप उसके बाद कोर्शन का इस्तेमाल करो या फटकेबाजी करो, कुछ भी करो, कोर्ट विल नॉट हॉनर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आर यू गेटिंग दिस? तो लीगल पूछना ही गलत है। जब पेड़ ही गलत है तो फ्रूट भी गलत हो गया ना। सर कोर्शन इलीगल है तो ना तो उसे कर सकता है ना, मतलब ये आउट ऑफ सीन हो जाएगा। प्रैक्टिकली कुछ भी करो आप, कोर्ट में ये केस नहीं जाएगा, ना कोर्शन के हिसाब से जाएगा ना किसी भी हालत में जाएगा ये केस। कोर्ट से कोई लेना देना नहीं इनडायरेक्टली साइड में, आप समझ गए कि नहीं? अनएथिकल है, ये अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज है, कोर्ट विल नेवर हॉनर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी यूजिंग कोवर्शन एंड ऑल। आप वो यूज करते रहो ना, हमको कोई लेना देना ही नहीं आपके एग्रीमेंट से। आप कोवर्शन इस्तेमाल करो या कुछ भी करो, उधर कोई मतलब नहीं उससे। वो भी केस नहीं कर सकते आके सामने से, सामने वाली पार्टी भी केस नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर कोवर्शन का इस्तेमाल किया कर। और जब तुम्हारा को एग्रीमेंट हॉनर ही नहीं होने वाला इधर, हमको कोई ले